Hello and a very good morning and welcome to Budget Matters, our special coverage of the Union Budget 2018-19. The day is finally here when Finance Minister Arun Jaitley would unveil the Union Budget. It's a secret document that, as every year, has friends and families huddled up discussing about what relief they can get this time around. And this budget, it's a historic one as well. It's the first after the introduction of the GST and the second after the inclusion of the Railways budget and advancement of the budget cycle. बिल्कुल ट्रेसी और मैं हूं कविंद्र और आज दिन भर राज्यसभा टीवी पर विशेष कवरेज बजट को लेकर आप देख रहे हैं बजट आपका। बात हम करेंगे कि असल में किस तरीके की उम्मीदें हैं ट्रेसी, हम और आप, एक आम जन, एक युवा, एक महिला, एक काम करने वाला सरकारी अफसर और एक किसान क्या चाहता है इस बजट से, क्या उम्मीद करता है। साथ ही बताएंगे कि बजट के अलग अलग पहलू क्या हैं और बजट में सरकार की चिंता और सरकार किस तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा कि असल में अलग अलग राज्यों में क्या जनता इस बजट को लेकर उम्मीद कर रही है। हम चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास अलग अलग शहरों में और समझेंगे कि बजट को लेकर एक आम जन, एक आम जनता क्या उम्मीद करती है, क्यों करती है, लेकिन सरकार के पास क्या रास्ता है, किस दिशा में बढ़ रही है, इसकी भी चर्चा होगी। Absolutely, सरकार का रास्ता is very important considering the fact this is also the last budget of this current term of the government before elections, definitely. So there's a lot of pressure, definitely, and we'll have to wait and see what is it eventually going to be. Is it going to be a reformist or a populist budget? That's, of course, the big question that we ask every year, of course. But this time around, it, of course, rings louder, and we'll have to wait and see what eventually happens on that front. बिल्कुल, और ट्रेसी का कहना इसलिए भी सही है क्योंकि हमने देखा कि जब भी आम चुनाव से पहले का बजट होता है वहां पर जो सरकारी खर्चा है वो हर बार बढ़ता है। 4, 16 और 12% तक के आंकड़े हैं। पिछले 3 आम चुनाव को देखें तो इस बार भी चुनाव से पहले का ये फुल आखिरी बजट होगा। तो क्या सरकार उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी या फिर सुधारवादी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, समझेंगे सब कुछ। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में आज सुबह 11 बजे पेश करेंगे 2018-19 का आम बजट। टैक्स, कृषि, रोजगार पर होगी सबकी नजर। राज्यसभा टीवी पर दिन भर देखिए विशेष प्रसारण बजट सबका। जीएसटी लागू होने के बाद देश का पहला बजट 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले के आखिरी पूर्ण बजट से लोगों को काफी उम्मीद है। जीएसटी के दिसंबर के आंकड़ों से सरकार का बड़ा हौसला। आर्थिक सर्वेक्षण में विकास दर और तेज होने का अनुमान। 2018-19 में 7 से 7.5% की दर के साथ दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। निजी निवेश बढ़ाने पर सरकार का जोर। आम बजट का हिस्सा बनने के बाद दूसरी बार शामिल होगा रेलवे का बजट। यात्री सुरक्षा, संरक्षा और बुनियादी ढांचे की मजबूती पर हो सकता है जोर। वित्त मंत्री कर सकते हैं कई अहम कदमों का ऐलान। रात से देश भर में ई-वे बिल लागू। राज्यों के बीच वस्तुओं की आवाजाही के लिए होगा अनिवार्य टैक्स। चोरी रोकने के लिए मिलेगी खासी मदद। तो देश भर में पिछले साल जीएसटी लागू होने के बाद पहला ये आम बजट आज सुबह 11 बजे पेश होगा। अरुण जेटली इसे संसद में पेश करेंगे। लोकसभा में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री इसे राज्यसभा के पटल पर भी रखेंगे। ये 2019 के आम चुनाव से पहले मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा क्योंकि अगले साल अंतरिम बजट ही आ पाएगा। आम आदमी को इस बजट में क्या मिलेगा, इस पर कयासों और अनुमानों का सिलसिला भी जारी है। लेकिन आर्थिक एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि आगामी बजट में टैक्स फ्री इनकम की सीमा बढ़ाई जा सकती है। यहाँ एक अच्छी खबर आम आदमी या फिर कर्मचारियों के लिहाज से हो सकती है। बजट में कृषि क्षेत्र में निवेश और बड़ी ढांचागत परियोजनाओं पर भी खर्च बढ़ाने पर जोर रह सकता है, जैसा कि संकेत इकोनॉमिक सर्वे ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए थे कि आगामी बजट लोक लुभावन नहीं होगा और सरकार सुधारों के रास्ते पर आगे बढ़ती रहेगी। अब देखना होगा कि उनकी इस ख्वाहिश को, उनकी इस राय को वित्त मंत्री अपने पिटार में कितनी तरजीह देते हैं और इस लिहाज से सरकार के सामने राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखने की
सबसे बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि इसकी चिंता का जिक्र हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखा। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल अपनी टीम के साथ वित्त मंत्रालय में 2018-19 के बजट को अंतिम रूप दिया। सरकार ने पिछले साल से बजट पेश करने की तारीख भी पहले की है, जिसमें वित्त वर्ष खत्म होने से पहले बजट संबंधी समूची प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। साथ ही इस साल भी रेल बजट आम बजट में ही शामिल रहेगा। तो पूरे देश की नजरें वित्त मंत्री अरुण जेटली पर टिकी हुई हैं और वित्त मंत्री जब बजट भाषण शुरू करेंगे तो सबकी नजर इस बात पर भी होगी कि वो कैसे उम्मीदों और चुनौतियों के बीच संतुलन या फिर सामंजस्य बिठा पाते हैं। उम्मीद यही है कि वित्त मंत्री उन्हें राहत और फायदा पहुंचाने वाला बजट पेश करेंगे। बजट में आम आदमी को टैक्स छूट की सौगात मिलने की उम्मीद भी है। इनकम टैक्स में राहत संभव है। टैक्स छूट बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है और लोक लुभावन वादों की बजाय विश्वसनीयता पर ज्यादा जोर दिख सकता है। मध्यम वर्ग और उद्योग जगत को भी राहत देने के साथ साथ वित्त मंत्री कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं। शिक्षा और रोजगार पर बजट में खास जोर हो सकता है और महिलाओं के लिए भी इस बजट में कुछ खास ऐलान आ सकते हैं। बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट में सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को सहयोग करने वाला ही होगा ऐसे संकेत दिए, बल्कि इसमें आम जनता की आशाओं को पूरा करने की बात भी उन्होंने कही थी। ये बजट देश की तेज गति से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा देने वाला, देश के सामान्य से सामान्य मानवीय की आशा अपेक्षाओं को परिपूर्ण करने वाला बजट आएगा। All right, through the day, of course, we'll be speaking to experts, analysts, and try and simplify things for you, what the budget means for you, what does it mean for your expenses. Ahead of the budget, of course, we're also going to be talking about the expectations that you have. We're going to talk sector-wise, of course, and we have our guests here with us in studio for this first 1 hour. In fact, we'll be talking about the context of the budget and also the expectations. We've got Mr. K. Badrinath, Editor of Policy at Financial Chronicle. We have Aman Agarwal, Director and Professor at the Indian Institute of Finance, and Abhinav Prakash, Assistant Professor at the University of Delhi. Gentlemen, thank you so much for joining us this morning. It's a start of a very, very important day. Mr. Badrinath, if I come with you first, and since we're talking about the context of the budget, we can't escape the fact that elections are around the corner. The very fact that the Prime Minister has said that, the common man doesn't expect freebies, he doesn't expect sops. But you can't ignore the fact that elections are around the corner. There are a lot of expectations. How does one juggle that? You just heard the Prime Minister. Yes. He says that it is not going to be populist and it is going to be growth-oriented and reformist. But my suspicion is that there will be an element of, some amount of populism cannot be escaped. Because it also should be politically saleable before the elections. And there is the full budget before 2019 May Lok Sabha elections. So, in that context, my suspicion is that there definitely will be elements of, addressing, putting more money into the hands of the different sections of the society. And many people have said that, look, there may not be, too much of tax concessions and things like that. I beg to differ. My guess says that he would have something for every section of the society, for the simple reason that, whichever is the government, finally they have to go back to the people seeking a note. If that is the case, my guess is reform orientation, growth orientation may not be missed. At the same time, it will be balanced out with whatever little can be given out in terms of, possibly it could be a thank-giving note to the people of this country after having gone through the pain and suffering during GST as well as the rollout of demonetization and things like that. ये किया है तो फिर उनको धन्यवाद प्रस्ताव तो लेके जाना ही पड़ेगा। आप बोल रहे हैं कि थैंक यू का इस बार उम्मीद ज्यादा दिखती है। अभिनव, जब कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, क्योंकि जीएसटी के बाद ये पहला बजट होगा जी, वो भी अहम दिखता है आपको, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से रेटिंग में बड़ा सुधार हुआ है, निवेश के मसले पर हमने देखा है कि एक नए रिकॉर्ड को पहुंचाया है हमने पिछले 4 वर्षों में, या फिर जैसा कि बद्रीनाथ साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन है और थैंक यू नोट तो बनता है। आपकी नजर में क्या बड़ा कॉन्टेक्स्ट है जो इस बजट में
ज्यादा टॉप या फिर मैं कहूं कि दूसरों को कवर कर सकता है? ये एक कॉन्टेक्स्ट तो जैसे इन्होंने कहा कि वो सही है कि इलेक्शन है, इलेक्शन ईयर है, तो इसमें कुछ प्रो पीपल हो सकता है, पॉपुलिस्ट होगा ऐसा मेरा नहीं मानना है। लेकिन जो सरकार का फोकस रहने वाला है वो ग्रोथ ओरिएंटेड ही रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो आपका बैकग्राउंड है ये भी है कि आपकी इकॉनमी का जो स्लो डाउन था पिछले 2 क्वार्टर में, लास्ट 2 क्वार्टर में थोड़ा पिकअप हुआ है, उसको स्ट्रेंथन करने की तरफ ज़्यादा जोर होगा। और सरकार ने जैसे इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा है और सरकार की तरफ से बार बार इंडिकेशन भी आ रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट पे फोकस करने वाले हैं। और जिस तरीके से सरकार ने एग्रीकल्चर पे, खेती पे भी फोकस किया है, तो इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन देखने के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि खेती की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ बड़ा इन्वेस्टमेंट की घोषणा हो सकती है। आप करें खेती की तरफ, हम सुने थे कि प्रधानमंत्री ने जब एक प्राइवेट चैनल्स को इंटरव्यू दिए थे उसमें कृषि को लेकर क्या कुछ खास बात कही थी? उनका एक जो इंटरव्यू था उसको आइए सुनते हैं कि किसानों की समस्याओं को लेकर क्या उनके जहन में है और सरकार किस तरफ बढ़ सकती है, क्या इशारा था? देश की तेज गति से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा देने वाला, देश के सामान्य से सामान्य मानवीय की आशा अपेक्षाओं को परिपूर्ण करने वाला बजट आएगा। ये देश की जिम्मेवारी है, सभी राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है, भारत सरकार की जिम्मेवारी है, नरेंद्र मोदी की जिम्मेवारी है कि हमारे देश के किसानों की समस्याओं को समझ करके उसका समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। पिछले कुछ समय में हमने जो प्रयास किए हैं उसने एक विश्वास का वातावरण बनाया है। अभी मेरी कोशिश है सोलार पंप, बिजली के बदले किसान को सोलार पंप हो, खेत के किनारे पर वो अपने सोलार पैनल लगा दे तो बिजली का खर्चा कम, तो उसका खर्चा कैसे कम हो। तीसरा सबसे बड़ा काम है एग्रो प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग और रूरल बेस्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की ओर देश को ले जाना चाहिए। हमने ये प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के तहत ये पूरी योजना को आगे बढ़ाया है जो आने वाले दिनों में इसको मदद करेगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है किसान की समस्याओं के समाधान के लिए रास्ता खोजना, उसके लिए मार्केट। All right, so there you go. The Prime Minister, of course, talking about farm. That is, of course, one of the sectors as well, which the economic survey too has said, as far as agriculture is concerned, the farming sector is concerned, that is where the government should be focusing, and that is the outline at least the economic survey had provided. Aman Agarwal, if I could come to you now, and talking about the economic survey, we are coming just a few days after that, and the economic survey very clearly pointed out, one, of course, agriculture, the farming sector is something that the government needs to focus on. There's, of course, education, and then there's, of course, job creation. If we look at all these factors, does this also give the outline for what we're going to be expecting in the budget ahead? No, I think the budget would be a very balanced budget. We are going to see different sectors of society being catered to in the budget. The focus would be, in my opinion, on Rozgar, which is job creation, creating facilities. Please understand, it is not jobs given by the government, but creation of job facilities, whether it is from the private sector or from the public sector. The second component, which will be as highlighted by the Honorable Prime Minister, is also the fact that agriculture, which houses over 75% of the population of this country, which is not only pure agriculture, but agriculture and agro-based industries, where pure agriculture is around 60% and the balance is about the agro-based industries, where a lot of emphasis in the last 2 budgets has come forth with the opening up of food processing, storage facilities, FDIs there, and the recent FDIs in single brand will also foster this particular framework. The third component, in my opinion, which has been the cause of concern for India and large part of the world, has been healthcare and education, along with women empowerment. It's not only giving facilities of finances to women or facilitating them some with financial inclusion, but more in terms of empowering them to further the gain. The important component here, which I think the budget will also outlay, is the fact that we are not able to actually take into account the contribution made by the women in this country for decades and centuries now. You know, women, if you look at the farm itself, about 90% of the time the farming is done by the women of the village and not by the man who is mostly going to different parts of the country and to service and do other activities. So it is there a lot of contribution which is made, which I think is being tried to do with. I think the GST is done from the informal sector to the formal sector, but
still we need to take into account the kind of contribution women have been making, and that is not coming into picture. I think the budget will try and do that as well. It will also foster on the fact that there needs to be different, the youth which is there, we have a huge population of the youth, there needs to be newer opportunities, and the defense personnel. I think the two categories which need a lot of, three categories in fact, the farmer, the defense personnel, and the poor man of the country, senior citizen, which needs a dignity. लेकिन पहले एग्रीकल्चर जो आपने कहा है, मैं चाहूंगा से एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, इससे पहले हमने देखा है जब पिछले 2 बार प्रधानमंत्री के बजट से पहले जो बातें या भाषण रहे हैं और संसद में भी उन्होंने कहा है कि एक सेक्टर है जहां पर एम्प्लॉयमेंट को आप जनरेट कर सकते हैं जो कि सस्टेनेबल होगा, और दूसरा माइग्रेशन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखती है उसको भी आप होल्ड कर सकते हैं एग्रीकल्चर को लेकर। लेकिन स्कोप कितना दिखता है सेंटर के पास, क्योंकि सब्जेक्ट राज्यों का है, और ऐसे में जो स्कीम सिर्फ जो सब्सिडी या जो चीज चाहती है जनता या किसान, उस लेवल पर कहां तक आपको दिखता है कि इनके पास स्कोप है, या एल्बो रूम की बात करूं मैं? नहीं, ये बात सही है कि ये एग्रीकल्चर में राज्य सरकारों की भूमिका, जो लास्ट माइल डिलीवरी होती है वो राज्य सरकारों के पास होती है, लेकिन केंद्र के पास काफ़ी स्कोप होता है, क्योंकि आप इसमें एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी आप सेट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का कितना पुश होगा वो केंद्र इसमें इसकी एक बड़ी भूमिका होती है। और क्योंकि मेरा मानना है कि जिस तरह से सरकार की जो सोच निकल के आ रही है कि वो एक कोऑर्डिनेटेड वे चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने जीएसटी में किया, तो हो सकता है इस बजट में नहीं, लेकिन इनका जो पुश होगा कि राज्य और केंद्र जो है खेती के मुद्दे पे मिल के जो है एक व्यापक नीति बनाएं और उस पर आगे बढ़ें। तो इसमें इन्वेस्टमेंट पुश हो सकता है। रूरल डिस्ट्रेस बहुत है, उस पर क्या कहते हैं, हम देख सकते हैं कुछ बीमा की योजना का एक्सपेंशन हो सकता है, कुछ बढ़ावा हो सकता है। यहाँ तक रोज़गार की बात है, देखिए एग्रीकल्चर में रोज़गार क्रिएशन की उतनी संभावना मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनका कुछ वहाँ पे काम असली में है नहीं। लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज, जैसे इन्होंने कहा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, उनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की काफ़ी संभावना है। तो हो सकता है इसमें हम इसमें पुश करें, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में, कोल्ड स्टोरेज में, या नॉन फार्मिंग जो एक्टिविटीज़ होती है उसको लेके कुछ बढ़ावा देने की बात इस बजट में हो सकती है। लेकिन there are two, three issues in this. One is till now you have been giving out, agriculture credit of over 10 lakh crores, almost every year. This year it is going to be 11 lakh crores, and the next year it could be about 12 lakh crores. 12 lakh crores of, farm credit is going in there. But what is the output out of this is the biggest question and challenge before the government. The point here is that most of this money is not going into capital formation. Capital assets nahi ban raha hai. Or most of it is consumption expenditure that is happening. So if we have to take that, there should be a shift in the expenditure pattern in the rural sector. This is one issue which is going to be. But the problem is अपना किसान के पास कोई साधन नहीं है कि जो बैंक से जो ऋण लेता है वो सिर्फ अपने एजुकेशन के लिए, या he will divert it to some शादी में, ये सब कुछ. So इसको कैसे हम लोग टैकल किया जाए, that is the biggest issue before the government. And second is the products that are provided by the banks cannot be like, you provide a loan product for the कंपनीज को जैसे देते हैं, ऐसी ही मनस्थिति के साथ आप लोग जा रहे हैं. सो इसको बदलना पड़ेगा. और अनलेस यू ट्रीट एवरी फार्मर्स फैमिली as one big unit which is going to contribute to rural economy, that may not be possible. जो आपने बात कही है और जो अभिनव कह रहे हैं ट्रेसी बहुत अहम है, लेकिन जमीन पर क्या किसान सोच रहा है और वो क्या चाहता है, ये जानने के लिए सीधे रुख करते हैं इस वक्त अपने संवाददाता श्याम सुंदर का. श्याम, आप मौजूद हैं इस वक्त जो देश का सबसे अहम राज्य है खेती किसानी के लिहाज से, हरियाणा, और वहां पर क्या जनता की उम्मीद दिखती है आज बजट को लेकर, और खासतौर पर तब जबकि इकोनॉमिक सर्वे से लेकर प्रधानमंत्री और तमाम जो मैं कहूं कि आर्थिक एक्सपर्ट हैं वो इस सेक्टर को लेकर खास चिंतित हैं, और ऐसा लगता है कि शायद कुछ खास दिखेगा आज बजट में. देखिए कविंद्र, हम पानीपत जिले के बुआना लाखू गांव में हैं. ये एक बड़ा गांव है, करीब 3000 से ज्यादा परिवार इस गांव में रहते हैं और 10,000 से ज्यादा की आबादी है. यहां पर कई किसान मेरे साथ मौजूद हैं. आपका सवाल लेकर मैं उनके पास ही जाता हूं सीधा. अब अपना नाम मुझे बता दीजिए. विक्रम जी, अब से कुछ देर बाद वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे संसद में. एक किसान के नाते आप क्या उम्मीद करेंगे? वित्त मंत्री जी से हम उम्मीद करेंगे कि छोटे किसानों का कर्जा माफ करें और कुछ
All right, we seem to have got a problem with that link there. We'll try and establish the connection in just a short while. Yeah, they're of course talking about the karza that they're that is in fact one of the big problems absolutely for the farmers. Absolutely, and that is in fact something that has been pointed out time and again. That at least in that direction something needs to be done. But we'll come back to the farmers in a bit. But since we have to move on and talk about expectations of different sectors, another sector, of course, is as far as jobs creation is concerned. Yes, Aman, earlier in a few minutes, in fact, said that the government, of course, needs to create jobs, not in the sense of giving it directly, but create avenues. But is there wiggle room for that? Because for that you need investment, and that also means a rise in your fiscal deficits. How do you balance that? My guess is till now, whatever little jobs have been created because of the public spending that has happened in the last 2-3 years. जो private sector जो पूंजी लगाना चाहिए वो नहीं कर रहा है. दिस इज द बिगेस्ट इशू. आप आर्थिक सर्वेक्षण में देखेंगे तो वहाँ भी ये बड़ा मसला बनाया कि दिस इज द बिगेस्ट इशू दैट हैज बीन पॉइंटेड आउट बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, सेइंग दैट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आर बिकमिंग एल्यूसिव इन द लास्ट 3-4 years. This is where the jobs are going to come. Second issue is low cost jobs, low paying jobs are likely to be provided. But the aspirational India is moving upwards. If aspirational India is moving upwards, they is not going to look for 50 rupees or 100 rupees a day. Now we understand creation of jobs, of course, has happened. I mean, at least if we look at the ILO data on unemployment, it seems to have improved a bit. But Yes. When it comes to as far as trying to see how many jobs have been created, there's no actual parameter, there's no actual measurement, isn't it? Yes, that's very true. That's quite surprising in India that you do not really have a very proper measurement of unemployment. So there's an ongoing debate which we have seen in the last month. That's right. But yes, you are right that ILO data tells you that there was a decline in there's a long-term trend of the decline in the employment in this country, which has been arrested somewhat in the last few years. But the problem is that it's not only about the jobs, as he said, it's about better paying job. It's also about the quality of the job. And in India, definitely when people think about job, they're thinking about the government jobs as such. That's not going to happen anytime soon. So what we have to move towards also, not just job security, but in this country, livelihood security and the income security. लेकिन अभिनव, क्या एक जो डिबेट इस पर भी चल रही है कि सरकार की जो पॉलिसी है जॉब को लेकर, वो अब चेंज होती दिख रही है. वास्तविकता ये है कि अब न तो प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जो एक शख्स या एक युवा उम्मीद करता था जॉब की, अब वो सिस्टम नहीं रहा है. दुनिया में ये बदला है और अब आप जॉब देने की जब बात हो रही है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने की बात हो रही है, उसको समझने में या उसको युवाओं को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, इसलिए दिक्कत ज़्यादा है. हाँ, इसमें कुछ हद तक तो की बात है, क्योंकि नौकरी का या जॉब का जो भी परसेप्शन है वो यही है कि एक सरकारी सुबह 9 से 5 वाली नौकरी हो. लेकिन जिस तरीके से वर्ल्ड ओवर जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जो डिस्ट्रप्शन आ रहा है, सो ये रिपोर्ट भी थी कि 9 से 5 वाली जॉब्स डिसअपेयर हो रही हैं पूरी दुनिया में. सो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है. लेकिन अभी भी क्योंकि भारत में स्कोप है सरकारी नौकरी का भी और डायरेक्ट जॉब क्रिएशन का भी, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है, एजुकेशन है या पुलिस है या जुडिशल सर्विसेज हैं, उसमें अभी भी आपका जो साइज है बहुत छोटा है. तो उस दिशा में हम बढ़ सकते हैं. तो सरकार को भी रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी कि जहां पे आपका काम नहीं है, जैसे एयर इंडिया की बात हो रही है, उसको बंद करिए, वो खर्चा लगाइए उन क्षेत्रों में जहां पे ज़्यादा डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं. और प्राइवेट सेक्टर का पिकअप जब होगा तो उसको वो भी जॉब क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ रिकवरी में समय लगेगा, जिस सर्वे में बताया गया है. So you would like to make a quick government may the opportunities are very limited. You are talking about minimal governance. If minimal governance is going to be the issue and focus, आपके पास सरकारी नौकरियों का क्रिएट करने का कोई वहाँ मौका नहीं है. तो आपको या पब्लिक सेक्टर में क्रिएट कीजिए, नहीं तो यू गो फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच आर कमिंग इन ए बिग वे इनटू दिस कंट्री आर गोइंग टू बी क्रिएटिंग जॉब्स फॉर यू. इट इज नॉट गोइंग टू बी इन द गवर्नमेंट सेक्टर. यस, ही इज राइट इन ए वे दैट एरियाज लाइक जुडिशियल सेक्टर where the judiciary needs to be expanded, that and taking the courts to the lowest level, that could be possible. But government as such, you have seen that in the last 10 years, there are not many jobs that have been created in the government. Actually, we are trying to,
prune the government jobs and create opportunities outside the government. That should be the way ahead, because even in the agriculture sector, when you're linking it to the market, right, you have to move away from the subsidies. If that is going to be there, that money has to be invested in capital assets, which is going to create more jobs, rather than we depend even now on the government jobs. अमन, एजुकेशन सेक्टर को लेकर भी खास चिंता है इकोनॉमिक सर्वे में, और मैं अगर एजुकेशन को और जॉब के साथ देखूं तो जाहिर है कि इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। कैसे बदलाव या फिर कितना बदलाव वो भी अगर सरकार केंद्र की हो और उसके बजट में देखें तो कितना कुछ फोकस दिख सकता है, या फिर कहें कि जो एक फॉर्मूला हमने देखा है जीएसटी के जरिए, जीएसटी काउंसिल, उससे पहले हमें लगता नहीं था कि शायद इतना ज्यादा वास्तविक तौर पर यह काम कर पाएगी जो उसके अब तक के नतीजे हैं। क्या उस दिशा में हमें और कई सारे सेक्टर्स को लेकर इसी तरह की काउंसिल्स की जरूरत है, जो कि मैं कहूं कि स्टेट और सेंटर मिलकर उन सेक्टर्स पर काम करें? नहीं, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। एक तो चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो है सरकार जो है पिछले एक क्वार्टर में क्लियरली और जनवरी में स्पेशली नज़र आता आ रहा है, जैसे मैडम ने भी कहा कि इन्वेस्टमेंट, एफडीआई इन्वेस्टमेंट को ही अगर हम ले तो करीबन $5 बिलियन पिछले साल 2016-17 में रिसीव हुए हैं पर महीने। इस साल जो है करीबन उम्मीद की जा रही है $5.5 से $6 बिलियन पर मंथ हमें रिसीव हो रहे हैं। वो इम्पेटस देती है, ग्रोथ मोमेंटम देती है और निवेश की बात करती है। तो इसलिए सिर्फ सरकार, जहाँ तक एजुकेशन है या ऑल सेक्टर्स हैं, हर एक में हमें कमीशन बिठाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे विचार में अगर एक स्टैंड सरकार ले वो है पावर और फ्यूल को अगर जीएसटी के अंदर लेके आती है, उससे जो एक ग्रोथ मोमेंटम मिलेगा, एक रिलीफ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कहा, आपने सुना, कॉस्ट रिडक्शन की बात करना चाहते हैं कि हम कैसे किसान का या एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एमएसएमई का कॉस्ट रिड्यूस करें। जैसे ही हम रिड्यूस करते हैं, ना ही सिर्फ सर्विसेज सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये सबको जो है फोकस मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी। बिकॉज कॉस्ट सीधा, जहां पेट्रोल के अंदर हम राज्य सरकारें जो हैं 45 से 70% टैक्स ले रही हैं, वो सीधा घट के अगर हाईएस्ट स्लैब में भी डाला जाए तो 28% हो जाएगा। उससे जो रिलीफ मिलेगा एकदम से और बॉयंसी जो मिलेगी ग्रोथ के अंदर, मेरे विचार में बोथ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में मिलेगी। दूसरा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में, एक थोड़ा सा इसमें क्लैरिफिकेशन चाहूंगा, क्योंकि अगर टैक्स स्लैब की जो बात हो रही है उसके पीछे दलील राज्य सरकारों की केंद्र की है कि स्टेट को जो टैक्स मिलता है उसका हिस्सा जो है इससे सबसे ज्यादा आता है और वो कम हो जाए, करीब 30 से 40% अगर कम होता है तो उनके पास अपने सिस्टम को चलाने या उसको दौड़ाने के लिए फिर मनी आएगी। मैं आपसे एक सिर्फ एग्जांपल दूंगा, और विश्व ने देखा है, सिंगापुर ने, जब सिंगापुर को अलग कर दिया गया मलेशिया से, उसका कोई रिसोर्सेज नहीं थे, उसने फ्री ट्रेड जोन बनाया कि मैं कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा, और उसके बाद उसकी जो ग्रोथ है पिछले 40-50 सालों में हमें देखने को मिली है किस तरीके से ग्रोथ की। एक टैक्स से ग्रोथ नहीं होती है, एक एम्प्लॉयमेंट, एक जनरेशन, एक मल्टीपल फैक्टर ग्रोथ जो होती है, एक फील गुड फैक्टर जो हमें इस सरकार के आने के बाद देखने को मिला पहले 3 साल में। एक फील गुड फैक्टर इंडस्ट्री को, एक कारीगर को, एक काम करने वाले को, एक फार्मर को होना चाहिए, एक डिग्निटी होनी चाहिए उसको, वो इंजॉय करे कि टैक्स से नहीं होगी, वो टैक्स फ्री से होगी। स्विट्जरलैंड में हमने देखा गया है कि वहाँ पे अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रही है, वो सरकार के पास जा सकती है, कह सकती है कि मैं जीडीपी में इतना ग्रोथ कर रही हूँ या इतनी रोजगार दे रही हूँ मैं, और उसका टैक्स करीबन 0 भी कर सकती है सरकार। ये भी प्रावधान है स्विट्जरलैंड में। ऐसे कुछ देशों में देखा गया है कि सिर्फ टैक्स कलेक्शन से, कर कलेक्शन होती तो पहले जब मुगल राज थे और राज थे तो उसमें कर कलेक्शन बहुत ज्यादा हो गई थी, तो हमें उस समय ग्रोथ क्यों नहीं देखने को मिली। एक हमें साम्राज्य चाहिए जहां पे एक अच्छी लाइवलीहुड हो, एक आदमी फील करे, डिग्निटी करे और प्राउडली कहे कि मैं हिंदुस्तानी और मैं हिंदुस्तान में बनाना चाहता हूँ। और जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है ये फिर हमें सक्सेस होता दिखाई देगा। मेरे विचार में दोनों कॉम्पोनेंट्स का आते ही जो रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, जो इस समय मेरे विचार में इस बार पॉलिसी डॉक्यूमेंट की तरह आया है, जस्ट की रिपोर्ट कार्ड की तरह नहीं आया है, उसमें डिफरेंट सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है, बड़े अच्छी तरीके से किया गया है। बट वो सारे के सारे डन अवे हो सकते हैं एक ही सिंगल स्टेप से कि हम अगर इन दोनों कंपोनेंट्स को लेके आएं। और हमें देखने को मिला पिछले 6 महीने में जब से लागू किया है जीएसटी, पहले काफी सारा कर था काफी सारी चीजों के ऊपर, वो कम कर दिया गया, आइटम्स को हटा दिया। क्यों? क्योंकि कर कलेक्शन हुआ, लोगों ने रजिस्टर किया, 50% इंक्रीज हुआ, 50% इंक्रीज हुआ है जो आंकड़े बता रहे हैं। 18 मिलियन लोग, 18 लाख लोग ना इंडिविजुअल्स ने रजिस्टर। ये जो चीजें जो देखने को मिली, जब जैसे कर जैसे बढ़ेगा, पर फोकस ये होना चाहिए कि हम किस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, किस तरीके से हम एक सहूलियत दें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे हमने 130 से 100 के ऊपर, 100 से हम हो सकता है अगले साल जो है 60 के आसपास आ सके। ये एक सरकार की जो क्षमता है वो करने की है, वो उस समय पूरी जागरूक है इस करने के लिए कि हम किस तरीके से एक आदमी को सक्षम बनाए आगे बढ़ने के लिए और हैप्पी लिविंग,
खुशहाल जिंदगी जीने के लिए, इसलिए नहीं कि मैं 40,000 कमा रहा हूँ या 50,000 लेकिन अमन ये भी वास्तविकता है जो दर्शकों को बतानी होगी कि जीएसटी को लेकर जो रेट स्लैब है या जो वस्तुओं को दूसरे स्लैब में ले जाने की बात है वो बजट में नहीं होने जा रही है। जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें काम सहमत के जरिए उसको बढ़ाया जाने की कोशिश होती है। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स कविंद्र जो हम देखते हैं कि इसमें व्हाट प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, व्हाट प्राइसेस आर डिक्रीजिंग, सो दैट काइंड ऑफ अ सेंस ऑफ कोर्स इज आउट ऑफ द बजट, isn't it? That excitement will not be there as to किस रेट बढ़ रहा है, किसका नीचे घट रहा है. That is not going to be there in this because all the goods and services have now shifted to GST. Whatever little he can do should be in the direct taxes front. And in that, do we see anything? Do we see any leeway on that front? Well, if you are believing in the concept of consumption-led growth and a domestic consumption-led growth, unlike China, where it is export-led growth, here it is consumption-led growth. If consumption has to be increased, then more and more money should be with the people. If more and more money is with the people, the disposable income is going to increase your economic activity where a lot of buying and selling happens, and henceforth there is going to be an upkick in the economy which is going to go ahead for 7 to 7.5% GDP growth that is being projected by the economic survey is likely to happen. Unless that happens, so if that has to happen, actually the finance minister has to give you some kind of relief for the taxation front. Maybe he will have to redo the slabs, taxation slabs. Corporate taxes, he has already said that in over 3 years we'll bring it down to 25%. And especially after the United States and Japan have reduced the tax rate, here there is a case for reduction in the tax rates for the corporate sector. But how much room he will have is going to be the determining. Absolutely. Abhinav, taxes is one thing that we always talk about, because I think when you talk about the Aam Aadmi, when you talk about the common man, people like us who are paying taxes, it's important for us to know, what changes is it actually going to bring to our life immediately. So in that sense, that is a discussion that happens every year. But each finance minister has tried to do something of whatever is possible. But we don't really see much changes. I think the last one that we saw dramatically was perhaps by Mr. Chidambaram, and that was a long time, which was called the dream budget. That was established slabs have been set aside. But last year, what Mr. Arun Jaitley did was that at the lower bracket, that is people with an income of 2.5 lakhs to 5 lakhs, he reduced the tax rate from 10% to 5%, yes, giving a big relief for the people at the lower end of the taxation structure. But now, will there be a rejig in the other 3 slabs, the bigger slabs, or not, is a question mark. Like maybe by 11 o'clock you will know. Absolutely. And what are your expectations? Like, what should a taxpayer be looking forward to? Well, obviously there is some argument to reduce the tax rates in country because they are very high. In India, the problem we have is that our base of tax collection is very low. The tax to GDP ratio is very low. So I don't kind of agree with the argument going on that you reduce the taxes and economic growth will take automatically, because economic growth is a more complex function. It's not just about reducing the taxes. And in India, especially where the public investment is directly related to economic growth and employment generation, the government would like to have more capacity to spend in its hand. So while obviously there's an argument and there's lots of expectation that some relief on the tax front should be there, but given the fact that this year is a bit different from the previous years, that you have the GST and we really do not know what exactly will be our revenue side. What we know, what is our liability. We are committed on many fronts, right? Defense, public administration, the GST compensation to the states, but we don't exactly know what is our revenue at the moment. They're looking up, but we don't know. So I don't think the government will feel very adventurous in this budget. We can expect some tinkering with the taxes, but not much. Nothing dramatic. लेकिन अभिनव, एक चीज जो आपने कहा टैक्स को लेकर, ये बड़ा जीएसटी के पहले तक हमने देखा था कि एक ड्रॉबैक या कहूँ या फिर आयरनी थी। एक शहर जहां पर 5,000 से ज्यादा लग्जरी कार जिनकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है बिकती हैं, और उसी शहर में जब टैक्स की बात आती है सिर्फ 3,000 लोग टैक्स पे कर रहे होते हैं। क्या ये सिस्टम जीएसटी के आने के बाद जो लूपहोल थे वो आपको लगता है कि बदलेंगे, और वो जो टैक्स चोरी थी कुछ बड़े लोगों की ओर से या एक अपर मिडिल क्लास की ओर से, वो भी कुछ बदलती दिखेगी?
देखिए, इसमें एक सरकार की एक उपलब्धि रही है कि इन्होंने इस पे थोड़ा क्रैकडाउन किया है अपनी पॉलिसीज़ में। जीएसटी में हमने देखा है कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, टैक्स इनकम डायरेक्ट टैक्स में भी बढ़ा है, लेकिन इसमें अभी भी टैक्स चोरी की पूरी संभावना है, क्योंकि जो नंबर बढ़े हैं उससे मैक्सिमम लोग जो है टैक्स पेमेंट वाली बैंड में नहीं आ रहे हैं। सो हमने उनको एक तरह से क्या कहते हैं कि एक तरह से कैप्चर कर लिया अपने सिस्टम में, लेकिन उसमें आगे किस तरीके से बढ़ना है तो वो आपको वो बजट से नहीं हैंडल होगा, वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। टैक्स कलेक्शन का जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें खुद भी बहुत करप्शन है, उस सबको रिफॉर्म करना पड़ेगा। सो भविष्य में हम देख सकते हैं कि ज़्यादा टैक्स कंप्लायंस होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस अंडर द जीएसटी हैव इंक्रीज्ड, बट हाउ मेनी पीपल वुड एक्चुअली पे अप or contribute to the tax kitty is a big question mark. And also there are a lot of loopholes which are being streamlined and sorted out. Unless that is done, you will not expect much of a GST kind of a big bang kind of a issue. But second issue is that even direct taxes, the growth rate has been very good, more than 13.5%. And here he has a very good flow of direct taxes collection along with the GST. But it might take about maybe 6 months, 1 year for the GST to stabilize. But it doesn't mean that he is constrained so much that he will not be able to spend. After all, it's an election year. He has to spend on the people of this country. ये बहुत अहम है, और अगर इलेक्शन ईयर में कहते हैं कि आप जनता को खुश नहीं करें तो नाराजगी भी दिख सकती है। अमन जी, दो बातें, एक तो खर्च करने के लिए बार जब बात कही जा रही है कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर सरकार को इन्वेस्ट करना है प्रोडक्टिव, मैं कहूं कि लिहाज से, लेकिन जिसका जिक्र एक हो रहा बार बार कि जब इलेक्शन ईयर हो, और आज इस साल भी हम देख रहे हैं कि 8 राज्यों में चुनाव होने हैं, तब फिर बजट की दिशा और क्या बड़े सेक्टर्स या फिर क्या बड़े वो इलाके हैं जहां पर आपको लगता है कि सुधारवादी बजट के साथ साथ वहां पर कुछ जनता के लिहाज से खुश करने वाला भी हो सकता है? मेरे विचार में ये लुभावनीय बजट रहेगा और लोगों को हर तरीके से खुश करने की कोशिश की जाएगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक 414 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर बैठे हुए हैं। वो रिजर्व्स किस लिए हैं अगर सरकार के लिए काम नहीं आए? मैं पैसा बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट में रख दूं और मैं गरीबी में रहूं, मेरे विचार में एक ये नीति अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इसलिए स्पेस है। फिस्कल डिसिप्लिन की बात है, हम लोगों ने बहुत डिसिप्लिन में रहे हैं, 3.2% के करीब करने की बात है, 3.5, 4.5% तक भी मेरे विचार में हमारे पास कंफर्टेबल जोन है कि हम लोग फिस्कल स्पेंडिंग करके कर सके। पर सरकार का महत्व सिर्फ इसमें नहीं है कि फिस्कल स्पेंडिंग करें, उसका इसमें है कि वो फिस्कल स्पेंडिंग या कोई स्पेंडिंग खर्चा जो किया जा रहा है वो ग्रोथ ओरिएंटेड है या नहीं है, लोगों के पास पहुंच रहा है या नहीं है, उनसे उनको जो है मोमेंटम, एक मोटिवेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मेरे विचार में, जो मैं पहले भी कह रहा था, टैक्स फॉर जॉब्स, जो पहले भी आपके चैनल पे कहा है मैंने कि जैसे और कंट्रीज में कुछ किया गया कि हम आपको टैक्स रिलीफ देंगे, आप जॉब, एक छोटा सा निवेशक है, एक सोल प्रोप्राइटर है, उसको कहा जाए कि भैया तुम अगर इतने जॉब करते हो तो तुम्हें टैक्स में इतना ब्रेक दे देंगे, तुम्हें डायरेक्ट रिलीफ नहीं दे रहे हैं, बट तुम बढ़ाओ, बढ़ोतरी की बात करो, अपने बिजनेस बढ़ाने की बात करो, तो हम हमें रिलीफ दें। इंसेंटिव की बात हो, इंसेंटिव हो गया एक, तो हम टैक्स रिलीफ दें हम आपको, जो अगर आप ज्यादा कम्युनिटी कर रहे हैं, कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं। और हमने देखा कि चंदा, एक मंदिर होता है, चर्च होता है, मॉस्क, वहां चंदा चढ़ता है, 1-1 रुपया चढ़ता है। रिचेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, 1-1 रुपया मायने रखता है, 1-1 बूंद से सागर बनता है। ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और सागर का जब बन जाता है तो उसका जो मोमेंटम होता है, और ये सरकार इस समय जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हिंदुस्तान की छवि बढ़ाई है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के बीच में, मनों के बीच में जो एक जिज्ञासा बढ़ाई है, मेरे विचार में दोनों को मद्देनजर रखते हुए ये मोमेंटम वो मैनेज करना चाहेगी इस बजट के थ्रू। और उसके पास स्पेस है। इकोनॉमिक सर्वे जो आया है इस बार, उसने हाईलाइट किया है, जैसे मैंने कहा पॉलिसी डॉक्यूमेंट, कि कौन कौन से सेक्टर्स पे वो चाहते हैं कॉन्सेंट्रेट करना। सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत तवज्जो दिया गया है। मैं सोशल सेक्टर पर आऊंगा अमन, इससे पहले जो टैक्स की बात हो रही थी, हाँ जी, मुंबई में और महाराष्ट्र एक बड़ा सेंटर माना जाता है, आर्थिक राजधानी कही जाती है देश की। वहां के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं बजट को लेकर, टैक्सेशन को लेकर, और क्या उनकी उम्मीदें हैं? आइए सुनते हैं। मृतांशु राय हमारे साथ मुंबई से हैं, जिन्होंने बातचीत की वहां के लोगों से। So the captains of industry in Mumbai will be keenly looking at as to how the finance minister is going to raise revenues. So the finance minister has to raise revenues from somewhere, and what are the steps that he's going to take in order to increase the revenue. Some of the points that they will be keenly looking out for include tax on dividends for everyone. As of now, the dividend
is taxable only for people who have accrued 10 lakh rupees and above of dividend as income. But if the finance minister goes ahead and taxes every dividend that is accrued to everyone, then he enlarges his kitty. Also, the higher surcharge on earnings of people who make more than 50 lakh rupees. So that higher surcharge is the second thing that the industry here will be keenly looking out for. Also, tax on inheritance, that's a possibility. So every time someone inherits property, tax will be payable. So this is the third big point that they'll be looking out for. And also increased holding period of capital gains tax. So as of now, the holding period is 12 months. So any equity that is sold before 12 months is taxable, and the rate is 15%. But after 12 months, after holding period of 12 months, if the equity is sold, then there is no tax on it. But the finance minister could increase the period of holding of equity, and which will make things a little tricky for the markets here. Yeah. अमृतांशु ने जैसा कहा अभिनव, मैं चाहूँगा कि टैक्स को लेकर जो 4-5 पॉइंट उन्होंने रखे हैं, डिविडेंड टैक्स को लेकर, इसके अलावा सरचार्ज है, कैपिटल गेन टैक्स है, होल्डिंग टैक्स है, ये जो अलग अलग मैं कहूँ कि छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट ज़रूर हैं, लेकिन इससे कितना बड़ा दायरा बढ़ सकता है, गेन सरकार के पास क्या होगा, और लगाने से मैं कहूँ कि नाराज़गी जो है वो कितनी हो सकती है, कंपेयर करें तो। देखिए, ये जो उन्होंने बोला कि हाई इनकम जो ग्रुप है उस पर जो मार्जिनल टैक्स रेट है, सरचार्ज है, वो ज़्यादा है। ये हमें समझना पड़ेगा कि भारत सरकार का जो मेजर हिस्सा जो टैक्स का आता है वो इन्हीं सबसे आता है, हायर इनकम ग्रुप से आता है। टैक्स देने वाले कम हैं, उनकी संख्या कम है, लेकिन उनका बड़ा हिस्सा टैक्स कलेक्शन उन्हीं से आता है। तो जब तक हमारा, या तो हम कहें कि हम बाकी लोगों पे टैक्स रेट बढ़ाएं, जो हमारा जो लोअर इनकम ग्रुप है, या फिर हम जो है इसको रिच पे अभी लगाए रहे हैं। और जहाँ तक ये इनहेरिटेंस टैक्स की बात हो रही थी, वेल्थ टैक्स की बात हो रही थी, देखिए इसका बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, क्योंकि इनइक्वालिटी में जो सबसे बड़ा भूमिका निभाती है वो आपकी वेल्थ है और इनहेरिटेंस है, ना कि इनकम है। तो इसकी आर्ग्यूमेंट है टैक्स करने का, लेकिन सरकार इस चुनावी साल में ऐसा करेगी, क्योंकि इसकी बात तो बहुत समय से चल रही है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। जहाँ तक डिविडेंड्स की बात है और बाकी टैक्सेस की बात है, मुझे नहीं लगता है कि इस बजट में उसमें वो कुछ कम करने वाले हैं, क्योंकि जिस आप नाराज़गी मोल सकते हैं इस पर, अगर बढ़ाते भी हैं या नहीं कम करते हैं, लेकिन वो जो संख्या है वो थोड़ी कम है, जो उसका पॉलिटिकल इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है कोई। All right, and talking about